अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, बड़ी बैठकें, बड़े मुतालिबात, तगड़े जोड़ तोड़ और बार बार की बातचीत के बाद बिल आखिर आईनी तरमीम का बेड़ा साहिल के करीब पहुंच ही गया, मगर अभी लंगर अंदाज होना बाकी है। आईनी तरमीम के बेड़े के चप्पू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खूब चलाए। मौलाना फजल रहमान ने बादबान के मुखालिफ चलकर इस बेड़े की चूल्हें हिलाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में एहतजाजी सियासी तूफान ने बेड़े को खूब हिचकोले दिए और बिल आखिर माहिर और मंझे हुए मल्लाहों ने आईनी तरमीम का बेड़ा साहिल पर ला ही खड़ा किया। मगर साहिल तक आते आते आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच बनाने पर इत्तेफाक राय हो चुका। जजेस की एक्सटेंशन और उम्र की हद में इजाफे की तरमीम पर भी गुफ्तो शनीद जारी है। ताहम हुकूमत की कामयाबी यही है कि आईनी तरमीम लाने के लिए नंबर गेम पूरी हो चुकी है। मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि अगर आईनी तरमीम होगी तो उनकी मर्जी की होगी, वगरना नहीं होगी। लिहाजा अब मौलाना फजल रहमान आईनी तरमीम के मामले पर न सिर्फ हुकूमत से अपनी शराइत मनवाने में कामयाब हो गए, बल्कि आईनी तरमीम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत लेने में भी कामयाब होते दिखाई देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजल रहमान का मुसव्वदा बेहतर है और इस पर बातचीत की जा सकती है। लिहाजा आईनी तरमीम का पैकेज कल पार्लियामेंट में लाने की हुकूमत मुकम्मल तौर पर तैयारी कर चुकी है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आईनी तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज करने के लिए मुल्क भर में सड़कों पर निकलने का ऐलान कर चुकी है। शदीद इख्तलाफात के बावजूद PTI क़यादत ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ये दावा कर रहे हैं कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के अपने लोग ही वोट नहीं देंगे और नंबर गेम की वजह से ये तरमीम नहीं हो सकेंगे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर और दीगर हुकूमत पर ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि आईनी तरमीम के लिए वोट देने पर उनके लोगों को करोड़ों रुपए की ऑफर्स भी की जा रही हैं। हुकूमत और PTI के लिए डू और डाई की अहमियत रखने वाली आईनी तरमीम मंजूर होने की मंजिल के करीब है, मगर सियासी रस्साकशी उरूज पर है। अगर आईनी तरमीम मंजूर हो जाती है तो PTI सड़कों पर होगी और सियासी अदम इस्तेहकाम की खलीज मजीद वसी होगी। यहाँ सवाल ये है कि जहाँ हुकूमत ने इस आईनी तरमीम के लिए इत्तेहादी सियासी जमातों समेत मौलाना फजल रहमान की पार्टी को एतमाद में लिया, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड ना लेने की वजह क्या है? जिस तरह 73 का आइन हुकूमत और अपोजिशन की सभी सियासी जमातों की मुशावरत से बनाया गया था, ठीक उसी तरह मौजूदा आईनी तरमीम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ मिलाने की राह में रुकावट क्या थी? आज हमें सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट का पैनल ज्वाइन किया है किरण नाज साहिबा ने। इनके साथ साथ आमिर खाकवानी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं और हसन अयूब साहब भी हमारा साथ देंगे। हसन यूसुफ, मैं आपकी तरफ आती हूँ। ये कैसे हुआ, क्या हुआ? आईनी अदालत से चलते चलते आईनी बेंच पर इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। ज़ाहिर है कि मुसव्वदा अभी आना बाकी है, कल पूरी स्टोरी भी मीडिया पर आ जाएगी, लेकिन ये हुकूमत ने वाइजली डिसाइड किया या सरेंडर किया मौलाना फजल रहमान साहब के आगे? देखिए, बहुत शुक्रिया परवा। एक तो पहली मरतबा मैं आपके शो में आ रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि अभी कोई चीज़ हतमी नहीं हुई। अभी इसमें यानी वक्त है और अभी कोशिशें जारी हैं। अब देखना यह है कि जो आईनी तरमीम का जो मुजव्वज़ा मसवदा जिस पर इत्तेफाक होता है वो क्या है। इसमें जो मौलाना फजल रहमान की पोजीशन है वो तो बहुत वाज़ेह है और दो टोक है। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है उसकी भी कुछ ख्वाहिशात है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। बुनियादी ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट का है वो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, जिसके ऊपर इत्तेफाक कर चुके हैं मौलाना फजल रहमान। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और JUIFA अब जुडिशल इस्लाहत के ऊपर तो इत्तेफाक कर चुके हैं, लेकिन इसमें जो नीटी क्रिटीज हैं उसके ऊपर यानी माइक्रो लेवल के ऊपर कुछ इख्तलाफात आज भी मौजूद है। अच्छा। अब उनको दूर करने के लिए अब दोबारा जो है वो सियासी जमातें सर जोड़ रही हैं। देखिए, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात करें, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनने जा रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो 5 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं है, बल्कि उसके हवाले से जो इस वक्त प्रपोजल ये कहती है कि जो जुडिशल कमीशन होगा वो 1 साल के लिए जो जुडिशल का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसको नॉमिनेट करेगा, उसके जजेस को। और इसमें जरूरी नहीं है कि जो उसका सरबराह है वो चीफ जस्टिस हो, या इसमें सीनियरिटी प्रिंसिपल को यानी उसको बीच में उसका असूल जो है वो शामिल नहीं है।
तो इस लिहाज से तो किसी हद तक जो जुडिशियल एक्टिविज्म इस वक्त जारी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी बकौल हुकूमत के, और जो हाई कोर्ट के अंदर है उसको रोकने के हवाले से वो। अच्छा, इसमें हसन यूसुफ साहब उन्होंने जुडिशियल कमीशन के स्ट्रक्चर को भी चेंज करने की बात की, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि उसमें ज़ाहिर है कि कुछ और मेंबर्स को भी ऐड किया जा रहा है, ये भी तजवीज़ है। जी, इसमें 8 मेंबर जो हैं वो यानी 4 हुकूमत के 4 अपोजिशन के, उनको भी शायद शामिल किया जाए, या 2 हुकूमत के या 2 अपोजिशन के 4 मेंबरान को शामिल किया जाए। अभी हतमियत किसी चीज़ ने भी इख्तियार नहीं की, लेकिन देखिए उसमें जब ये भी नंबर अगर आ जाते हैं तो पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाना चाह रहे हैं। और बेसिकली अगर आप देख लें तो 18वीं आईनी तरमीम में भी प्रपोज यही था कि जो जुडिशियल कमीशन होगा उसमें डोमिनेट पार्लियामेंट करेगा। लेकिन फिर उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, उन्होंने उस मामले का नोटिस लिया था, और फिर उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ नहीं दिया, जिस वजह से पीपल्स पार्टी को 19वीं आईनी तरमीम लानी पड़ी थी। तो अभी एक यानी उसका फिर आप आज देख लेना, आज मुस्लिम लीग नवाज वही कुछ चाह रही है जो माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाह रही थी। लेकिन आप देखेंगे कि अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो मैं तो यही बात करूंगा कि अभी जो जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर आईनी तरमीम आती है, अगर तो इसने वर्कआउट किया तो फेयर इनफ, ना किया तो फिर गवर्नमेंट और अपोजिशन को मिलकर दोबारा नई आईनी तरमीम करनी। लेकिन देखिए इसमें एक और पॉइंट भी है, सिस्टम बेहतर हो सके। इसमें एक और पॉइंट भी है किरण, अब आप मुझे बताइएगा कि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था पीटीआई वालों की तरफ से कि अगर आईनी अदालत का क़याम हो गया तो फिर ये बहुत बड़ा कोहराम बर्पा हो जाएगा, ये बड़ी ज़्यादती होगी जुडिशल सिस्टम के साथ, और सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात हैं ख़ास करके चीफ जस्टिस के वो सल्ब कर दिए जाएंगे, उसको मिनिमाइज़ कर दिया जाएगा। अब ये जो बेंच के ऊपर इत्तेफाक राय हुआ है, एक तो मुझे बताइएगा कि इससे कोई डरने वाली बात तो नहीं है, दूसरा ये कि हम सुबह से ये तो देख रहे हैं कि आईनी अदालत और अब आईनी बेंच का क़याम, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स की भी डिस्कशन और बाज़ गश्त सुनाई दे रही थी, उस पर अभी तक किसी ने खुलकर बात नहीं की है। बहुत शुक्रिया फरवा आपका, सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो आपने बात की ना, तो देखिए इस पर बहुत अरसे से अगर हम पुरानी बातें करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह रहा है, लेकिन क्योंकि इस पर कोई बात नहीं कर रहा था तो फिर इस पर कोई बात नहीं हो रही थी। जब मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से एक क्लियरली इसके ऊपर एक वर्डिक्ट आया तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपना हिस्सा डाला और उन्होंने भी बड़े वाज़ेह तौर पर बता दिया कि वो जो फ़ौजी अदालतें हैं वो उसका क़याम नहीं चाहते हैं। इस वजह से हमने इसको बहुत ज़्यादा मार्केट में इन ख़बरों को और फ़ौजी अदालतों से मुताल्लिक़ ख़बरों को सर्कुलेट होते हुए नहीं देखा। जहाँ तक हम बात कर रहे हैं ये 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, तो फरवा अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें ना, तो हमें दो चीज़ें ये नज़र आती हैं। एक तरफ हमें नज़र आती है हुकूमत, जिनका ख्वाजा आसिफ साहब का आपको वो स्टेटमेंट याद होगा कि उन्होंने बता दिया था कि 25 अक्टूबर के बाद से उनको शायद मेल्ट डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। मेल्ट डाउन का जिक्र किया था 2 महीने पहले एग्जैक्टली। आईनी मेल्ट डाउन होता हुआ नजर आ रहा है, और वो बेसिकली वो मिसाल दे रहे थे, या वो जो उन्होंने तस्करा किया था वो इसी वजह से किया था कि चीफ जस्टिस साहब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो जाएंगे और जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं वो आएंगे, और उसके बाद फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाले मामलात खुलेंगे और उसके बाद हुकूमत चली जाएगी। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं तो आपको असद कैसर साहब का वो स्टेटमेंट याद होगा जो आज से ग़ालिबन उन्होंने 3 या 4 महीने पहले स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि अक्टूबर के बाद हमारे लिए मामला बेहतर हो जाएंगे। तो उनको भी यही उम्मीदें थी कि 25 के बाद जब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो चले जाएंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह आ जाएंगे तो उसके बाद उनके लिए हालात जो हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। लेकिन अभी हुआ क्या, पिछले महीने 15 सितंबर को जो ये आईनी तरमीम पेश की गई थी, अगर वो मुसव्विदे अगर उसको उस ड्राफ्ट को हम बगौर देखते हैं तो वो तो वाक़ईतन एटम बम था। लेकिन फिर उसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पर उस पर मुख्तलिफ जमातों की तरफ से तजावीज़ आती रहीं, ड्राफ्ट्स बनते रहे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी अभी मेरे पास कुछ इत्तलात ऐसी आ रही हैं कि उन्होंने भी अपना ड्राफ्ट जो है और मौलाना फजलुर रहमान साहब उनको अपने साथ लेकर चल रहे हैं। बहरहाल जो मैं कनेक्टिविटी आपको बता रही थी, तो अब तक जो मामला फाइनलाइज हुआ है, आप ये देखिए कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाब था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर चल रही थी, लेकिन आज मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, ये दोनों इस मामले के ऊपर राजी हो गए हैं कि जी आईनी अदालत नहीं, हम आईनी बेंच की तरफ जाएंगे। यानी अब मौलाना साहब के ऊपर ये इखलाकी दबाव आ गया है कि आपके कहने पर हमने ये वाली बात तो आपकी शिक तो मान ली है। अब दूसरी तरफ क्योंकि मौलाना साहब अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इसी पॉइंट को मैं चाहूंगी किरण साहब, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, मैं खाकवानी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करती हूँ। खाकवानी साहब,
जो अभी किरण नाज साहिबा ने गुफ्तगू की और हसन अयूब साहब ने बताया, मुझे ये समझ आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो रेजिस्टेंस की पोजीशन पे थी और रेजिस्ट कर रही थी मुसलसल, ऐसा लग रहा है मौलाना साहब के साथ उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। और बैरिस्टर गौहर साहब का भी बयान भी आया है कि वो कह रहे हैं मुसव्वदा हमें मौसूल हो गया है, लेकिन हतमी फैसला जो हमने करना है इसके खिलाफ या इसके हक में वो खान साहब से मुशावरत के बाद किया जाएगा। क्या कर सकती है पीटीआई? और ये जो पीटीआई खामोशी से सर हिला रही है यस में, ये क्यों कर रही है? देखिए, मुल्ला फजल रहमान ने एक दरमियाना रास्ता निकालने की कोशिश की है तहरीक इंसाफ के लिए भी, कि कुछ इनको खासतौर पे मिलिट्री कोर्ट्स के वाले से या कुछ और उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कम हो। लेकिन मैं ये बात जो एक अहम पॉइंट है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बार बार ये बात मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ भी बात होती है, इसमें असल मसला ये है, इस पूरे जो आप कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाए या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाए या कोई भी और रिफॉर्म लेके आए जिसमें रिफॉर्म के नाम पे कुछ भी करना चाहें, लेकिन जो इसमें खतरनाक पहलू ये है कि आप जजेस को पिक एंड चूज कर रहे हैं। यानी कुछ जजेस को आप पिक करना चाहते हैं, हैंड पिक का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, मैं पिक एंड चूज नहीं कहूंगा, क्योंकि उसकी वजह ये है, देखिए, और ये गलत बात है, ये बहुत ही खतरनाक बात है। इसलिए खतरनाक बात है कि आपने कुछ जजेस पे आपने बिल्कुल एक पहले लेबल लगा दी है कि ये इनका एक फला फैसला हमारे खिलाफ आया था, क्योंकि ये हमारे खिलाफ फैसला देगी। अच्छा, फिर अब कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बन रहा है, खबरें यही आ रही है, इत्तलात यही आ रही है कि उससे जुडिशल कमीशन ही नामजद करेगा उसको, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कोई रोल नहीं होगा, जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे। अब उसमें दिलचस्प बात ये है कि इसमें जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है, जो जजेस जो कॉन्स्टिट्यूशनल हवाले से एक्सपर्ट समझ जाती हैं, उनकी एक्सपर्टीज है, उनमें सबसे नुमाया जस्टिस मंसूर अली शाह है, जस्टिस मुनीब अख्तर है और जस्टिस अतहर मनिल्ला है, जस्टिस आयशा मलिक का भी नाम आता है। अब ये इनमें से आप देखिएगा, इनमें से कोई भी मैं यकीन से कह सकता हूँ उस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में नहीं होगा। यानी मकसद ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के लिए तजर्बाकार या कॉन्स्टिट्यूशन के महर जज जो ये एक पूरा प्रोपेगेंडा या एक पूरा नैरेटिव बना रहे हैं ना कि हम कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाना चाहते हैं ताकि वो एक आईनी मसाइल निपटाए तो बाकी कोर्ट बाकी काम करे। तो भाई सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस जिनकी एक्सपर्टीज ही कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन केसेस लेते रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आमिर खाकवानी साहब, अगर आपको ये बात समझ आ रही है, मेरा सवाल तो फिर वहीं पर रह गया, अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो पीटीआई क्या प्लान कर रही है? क्योंकि ये बात तो अगर आपको समझ आ रही है, मुझे समझ आ रही है, तो पीटीआई तो लग रहा है कॉम्प्रोमाइज है। देखिए, बात ये है पीटीआई के पास ऑप्शंस क्या है। पीटीआई के पास तो बिल्कुल ही कॉर्नर में है ना, पीटीआई तो रोल अदा करने की पोजीशन में भी नहीं है। यानी पीटीआई इस तरमीम को रोक नहीं सकती। अगर मौलाना फजल रहमान उधर साथ शामिल हो जाए तो पीटीआई रोकने में नाकाम है, रोक नहीं सकती। पीटीआई यही मैक्सिमम, मेरा जो मुझे लग रहा है, पीटीआई यही कर सकती है कि मौलाना फजल रहमान के साथ मिलके इसको जितना एक कम डैमेजिंग बना सके अपने लिए या ओवरऑल, वो तो इस जमहूरियत का नाम लेते हैं उनके लिए, तो वो करने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से कंप्रोमाइजिंग से ज्यादा ये है कि वो अपने आप को जितना एक वो इसमें गेन कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है नहीं ना। चले लेकिन इस पे पॉइंट ये है कि फिर ये इस पे डिफरेंस क्या रह जाएगा? मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, जब वापस आते हैं तो फिर हसन अयूब सबसे आगाज करेंगे कि फिर डिफरेंस क्या रह गया आज की हुकूमत की जो काविश और कोशिशें हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में इल्जाम लगते रहे थे उस पर। एक ब्रेक। वेलकम बैक। हसन अयूब साहब, मौलाना फजल रहमान साहब को तो वैसे बहुत सारी चीज़ों पे एतराज़ था, यानी ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 8 से मुताल्लिक, फिर मिलिट्री ट्रायल जो मिलिट्री कोर्ट में होना है ट्रायल, उससे मुताल्लिक, उम्र हद, इन बहुत सारी चीज़ों से वो इख्तलाफ करते थे। फिर ये मामला हम अब देख रहे हैं कि अब ज़राए बता रहे हैं कि तकरीबन बहुत सारी चीज़ों पर इत्तेफाक राय मौजूद है, हो चुका है। सिर्फ एक चीज़ थी जो हमने डिस्कस कर ली पहले पार्ट में कि जी आईनी अदालत से आईनी बेंच तक। लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ये इल्ज़ाम लगता रहा है पीडीएम के दौरे हुकूमत से आज तक कि ये लोग अदलिया के कंधों को इस्तेमाल करते हुए 10 से 15 साल का प्लान बना रहे थे और ये इनका एक प्लान था जो हमने बेनकाब किया और इसीलिए हमें ये हुकूमत लेनी पड़ी पीडीएम की शक्ल में। आज जो गवर्नमेंट, मैं उसे हैंड पिक बोल रही हूँ, आप उसे पिक एंड चूज बोल रहे, जो करना चाह रही है अदालतों को इस्तेमाल करके, क्या ये वही काम नहीं है जिसका इल्जाम पीटीए पे लगता रहा? देखिए, इसमें अदालतों का इस्तेमाल नहीं है, ये बेसिकली जो बुनियादी मकसद है वो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं। और आप ये देख लें कि हमारी अदालतों में यानी 2013 के बाद इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का जब दौर आया था तो हमने ग्लैमराइज भी कर दिया अदलिया को,
और फिर उनके जो रिमार्क्स थे जजेस के, उसको हमने ब्रेकिंग न्यूज करके चलाना शुरू कर दिया, यानी प्राइवेट मीडिया की बात कर रहा हूँ, न्यूज चैनल्स की बात कर रहा हूँ, और फिर उसके ऊपर टॉक शोज करने शुरू कर दिए। तो फिर जो जुडिशरी है वो अपनी डोमेन से बाहर निकली। देखिए, अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है या जो हाई कोर्ट्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, ये अपनी ताकत लेती हैं आईने पाकिस्तान से। इन अदालतों के पास ये इख्तियार नहीं है कि ये तशरीह के नाम पर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को ये अमेंड कर दें। तो आपने जिस तरह देखा कि 63A वाला फैसला था, वो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया था। अभी खाकवानी साहब फरमा रहे थे पहले रीराइट किया गया था या अभी वाला रीराइट किया गया था, ये भी बता दें प्लीज, क्लैरिफाई करें। देखिए 63A में जब आपने जो 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 कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट था वो बड़ा वाज़ेह था। उसमें तो यानी जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने जिस बंदे ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देना था उसने डी सीट होना था। लेकिन जो फैसले में तशरीह की गई उसमें कहा गया कि वोट भी शुमार नहीं होगा और बंदा भी डी सीट हो जाएगा। तो ये जो उन्होंने अपनी तख्लीक की थी, एक सुनहरा फैसला दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाद में रिकॉल करते हुए रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। ये जस्टिस मुनीब अख्तर की तहरीर थी। तो खाकवानी साहब कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। अगेन एक और बात करता हूं कि जो अभी जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है, आपको देखिए फरवा, आप देखिए आपने कानून की चीजें पढ़ी होंगी, कुछ ना कुछ जो है ना, जो बंदा इवन ग्रेजुएट भी है वो भी समझ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा क्या है। आर्टिकल 51 का जो रीराइट किया इन्होंने, लेकिन ये केस क्या था? ये केस था यानी 185 की अपील आई थी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। अब किया क्या हमारी जजेस ने, हमारी जुडिशरी ने, कि 185 की अपील में जो अपील थी उनको कर दिया डिसमिस, अपील को कर दिया डिसमिस, और जो ऑर्डर जिसको चैलेंज किया गया था उस ऑर्डर को भी सेटिस्फाइड कर दिया। यानी दुनिया में कभी आपने सुना कि अपील जब उसको अलाउ करते हैं तब आप अम्प्यून ऑर्डर को सेटिस्फाइड करते हैं, लेकिन उन्होंने अपील को भी डिसमिस किया, अम्प्यून ऑर्डर को भी सेटिस्फाइड किया, और फिर साथ जो कि पार्टी नहीं थी, फ्रीक नहीं थी जो जमात, उस जमात को नशिस्तें देने का फैसला सुना दिया। और आर्टिकल 51 को उसकी मौजूदगी में, आर्टिकल 106 की मौजूदगी में आपने ऐसा सुनहरा फैसला दे दिया जिसकी जो डिटेल रीजनिंग दी है वो रीजनिंग में समझ से बाला तर है। ठीक, यानी ये वो इख्तियारात थे जो इनके पास थे नहीं। जब आप जुडिशियल एक्टिविज्म इस तरह फुल स्विंग के ऊपर करेंगे, ठीक, लेकिन इस पे आमिर खाकवानी साहब ने एक चीज, हाँ जी, एक चीज आमिर खाकवानी साहब ने जो वही बात आ गई जो इस्तेमाल कर रहे थे लफ्ज पिक एंड चूज का, कि जो इस आईनी बेंच का हिस्सा होंगे अगर वो हुकूमत के ही लोग हैं, क्योंकि हम इसको ओपनली डिस्कस कर रहे हैं हसन यूब साहब कि हमारे यहाँ पर अदालतों के अंदर बेंच बनने से पहले और बेंच जब बन जाता था तो फैसले के हतमी नताइज तक हम अवाम भी पहुंच जाते हैं कि ये किसके हक में जाएगा, किसके खिलाफ जाएगा। तो ये चीज माइनस करने के लिए फिर गवर्नमेंट के एंड पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन किरण साहब आप मुझे बताइए ज़मीर का वोट क्या हो? जी 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 एक बात मैं करना चाहूंगा। जो जुडिशियल कमीशन जो के अपॉइंट करेगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस को नॉमिनेट करेगा 1 साल के लिए, उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट की और ओपोजिशन की। तो ये हुकूमत की इसमें बालादस्ती नहीं है बल्कि पार्लियामान की बालादस्ती है। अगर आप इसको बारीक सा अब इस पे अगर मेरे पास कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा बैठा होता तो फिर मैं उससे सवाल करती कि अगर आपको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी तो आपके ऊपर जो इल्ज़ाम कॉम्प्रोमाइज का लग रहा है वो कैसे हटेगा। लेकिन किरण साहिबा मुझे बताएं कि ये ज़मीर का वोट क्या होता है भाई? इस सवाल के जवाब को मैंने भी बहुत ज़्यादा कुरेदने की कोशिश की है कि ज़मीर का वोट क्या होता है, लेकिन मुझे इसका जवाब नहीं मिला। बेज़मीरी का भी वोट होता है और ज़मीर का भी वोट होता है। पूछती भी रही, मैं पूछती भी रही कि ये जो ज़मीर का वोट है ये किसी ना किसी गिव एंड टेक तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, क्योंकि अगर किसी मेंबर को, जिसका हवाला अभी हसन अयूब साहब दे रहे थे 63A का, कि अगर आप वोट देंगे तो आप डी सीट हो जाएंगे लेकिन आपका वोट काउंट होगा, तो जो भी मेंबर कौमी असेंबली उसको मालूम होगा कि वो डी सीट हो जाएगा तो वो उसके बदले में कुछ ना कुछ तो मांग रहा होगा, कुछ ना कुछ तो उसको चाहिए होगा कि उसको मालूम है कि वो डी सीट हो जाएगा। तो किसी ना किसी तरीके से तो आप उसे कंपनसेट करेंगे तभी उसका ज़मीर जागेगा। नहीं, जरूरी तो नहीं है कि वो कुछ मांग रहा हो सकता है उसका दिल कर रहा हो सकता है उसका पार्टी में इख्तलाफ इतना ज्यादा हो, उसे वो अहमियत ना मिल रही, उसे लग रहा हो कि जो गवर्नमेंट कर रही है ऑपोजिशन में बैठने के बावजूद वो ठीक है, ये ज़मीर का वोट है। जी, तो फरवा हमारी तो पूरी हिस्ट्री रही है, हिस्ट्री में माशाल्लाह बहुत सारे लोगों के ज़मीर जागे हैं और उन्होंने ज़मीर के नाम पर वोट दिए
और उसके बाद 5-10 सालों के बाद चीज़ें सामने आना शुरू हो जाती हैं कि किस तरह से किससे वोट लिया गया था। बानी चेयरमैन पीटीआई तहरीक इंसाफ के, उनका तो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि किस तरह से बिल्स पास करवाने के लिए और बजट पास करवाने के लिए उन्हें क्या क्या करवाना पड़ता था। फोन्स भी करने पड़ते ये जो थे। कंसेंसस की बात मुसलसल, हाँ जी, फोन्स करवाने पड़ते थे। तो बिलावल भुट्टो साहब जो एक कंसेंसस की बात करते हैं ना, कि वो चाहते हैं कि मौलाना साहब उनके साथ आ भी जाएं, तब भी तमाम जमातों के कंसेंसस के साथ ये 26वीं तरमीम लेकर आए, तो ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है और ये बहुत अच्छा भी है कि अगर जो पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं, साहिब इख्तियार हैं, उन तमाम के कंसेंसस के साथ ही ये मामलात हों। अच्छा, एक और चीज़ आज मैं सारा दिन सुन रही थी, अभी मैंने सेनेट पे भी बहुत सारी चीज़ें सुनी, बहुत सारे ऐसे रहनुमाओं की बातें सुनी जो ये बता रहे हैं कि जी उनके ऊपर प्रेशर है, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। और ख़ास तौर पे पीटीआई के लोगों ने तो, क्योंकि उससे पहले भी आपको याद होगा कि वो पहले भी कह रहे थे कि 20-20 करोड़ रुपए दिए गए हैं जो लोग सिंध हाउस से निकले थे, लेकिन आज तक इस बात को साबित नहीं कर सके कि किसने किसको कब 20 करोड़ रुपए दिए। उनके बच्चों की शादियां भी नहीं होनी थी, लेकिन अभी माशाल्लाह से बहुत सारे जो साबिका एमएनएस थे उनके बच्चों की माशाल्लाह शादियां भी हुई हैं। कहीं किसी में आपने भी शिरकत की होगी, हसन अयूब साहब भी गए होंगे। बहरहाल, तो मैं बता ये रही थी आपको कि वो जो 20 करोड़ की अभी बात हो गई कि 12-12 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं और उनको अरेस्ट किया जा रहा है, किडनैप किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है। लेकिन जो मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं मेरे सामने, उसके मुताबिक तो हुकूमत इस वक्त बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है। इनफैक्ट सेनेट में भी जहां पर 64 का हिस्सा चाहिए हुकूमत को, वहां पर मौलाना साहब के भी जो सेनेटर्स हैं उनको मिला लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक सेनेटर जो है उसकी जरूरत चले आपके नजदीक ये खबरें जरा हम तक भी पहुंच रही हैं किरण साहबा के हुकूमत की पोजीशन बड़ी कंफर्टेबल है। लेकिन चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ फरवा साहिबा, कामिल अली आगा साहब के हवाले से, कामिल अली आगा साहब जिन्होंने आपको याद होगा जिनके सिग्नेचर के थ्रू, जिनके नोटिफिकेशन के थ्रू ही चौधरी शुजात साहब को अलग किया गया था। कामिल अली आगा साहब से भी कुछ दिनों पहले मेरी बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि चौधरी शुजात साहब के बेटों की तरफ वो देख रहे हैं कि वो क्या फैसला करते हैं। वो जिस तरफ फैसला करेंगे उनका फैसला भी, उनका वोट भी उन्हीं के हक में होगा। जिससे वाज़ेह तौर पर ये समझ आता है कि क्योंकि चौधरी सालिक साहब जो हैं वो हुकूमत का इस वक्त हिस्सा है, तो वो हुकूमत के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, तो कामिल साहब का वोट भी हुकूमत के ही हक में होगा। ठीक, चले मैं इसी पॉइंट को आगे लेके चलती हूँ खाकवानी साहब, क्योंकि ज़मीर के वोट की बात हो रही है। मुझे लगता है ये बड़ा कोई स्पेशल किस्म का वोट है जो वक्तन फवक्तन चाहिए होता है। ये जो बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं, ये इज इट पॉसिबल कि ज़मीर का वोट अपोजिशन से तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उनका ज़मीर जागेगा, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं हुकूमत के अपने 7 बंदे वोट नहीं देंगे, तो ये ज़मीर उस तरफ भी जागेगा? मेरा नहीं ख्याल, नहीं देखें, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त हुकूमती वैसे जो बेंच है या हुकूमती कैंप है उसमें से कुछ लोग मेरा नहीं ख्याल कि दूसरे होने का खतरा कर लेंगे, और ऐसा होता ही नहीं। अभी आप देखें, अभी आप बात कर रही थी ज़मीर के वोट की, और अभी बात हुई पिछली असेंबली में जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना था राजा रियाज की क़यादत में। अच्छा, वो पीडीएम की हुकूमत तकरीबन 16 महीने रही है, 16 महीने वो पार्लियामेंटेरियन रहे हैं ना। कोई एक, हम सब जर्नलिस्ट हैं, सब जर्नलिस्ट हैं, किरण साहब भी, आप भी, मैं भी एक पुराना जर्नलिस्ट हूँ। तो हम सब ने कभी आपने देखा कि 16 महीने में उन्होंने अपोजिशन का किरदार की एक जगह पर भी अदा किया हो? यानी कहीं पर अगर उनका ज़मीर जागा था, वो थे तो अपोजिशन के ना। उन्होंने सिर्फ उनका इमरान खान की पॉलिसियों से या पीटीआई की पॉलिसियों से इन्होंने खिलाफ किया था ना। तो 16 महीने वो जब अपोजिशन में रहे, कोई ने किरदार अदा किया? कोई नहीं किरदार अदा किया। तो हमारे यहाँ ज़मीर नहीं जागते, हमारे यहाँ सिर्फ करप्शन और पैसों की बुनियाद पे होते हैं। और ये अभी हसन अयूब साहब बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की, वो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, काजी साहब को सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और कोई पता नहीं कि मुस्तकिल सुप्रीम कोर्ट बेंच इस फैसले को भी उठा के डस्टबिन फेंक दे। ऐसे बहुत से फैसले आते हैं जाते हैं, हम हर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन ये बात याद रखें, काजी साहब के फैसले के बाद फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खुल गया है। इस दफा अगर जरूरत पड़ी तो इस दफा होगा, इस दफा ना भी होगा तो आइंदा होगा, और हमेशा फ्लोर क्रॉसिंग का सारा गुनाह जारिया हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो इस वक्त मौजूद हैं उनके साथ में रहेगा। लेकिन इस पे सवाल एक बात आखिरी बात करना चाह रहा हूँ, ये बहुत अहम बात है, इस पे मैं चाह रहा हूँ इसमें भी कमेंट करें। जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा, जुडिशल कमीशन बनाएगा, ठीक है, उसमें जी हुकूमत की और अपोजिशन की इक्वल नुमाइंदगी होगी, जो भी होगा, ठीक है, बहुत अच्छा काम होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। हम फर्ज कर लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि बेस्ट यानी लोग लगाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो जैसा वहां जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आएंगे, वो पॉलिटिकल केसेस सुनेंगे ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सुनेंगे, तो ये जो इलेक्शन का मामला या उसके मामले जिससे डर रहे हैं, तो वो जजेस अगर जुडिशियल एक्टिविज्म का मुजाहरा करें, या वो जजेस अगर इंसाफ के फैसले शुरू कर दें, तब क्या होगा? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, उन जजेस से जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस लगाए जाएंगे, रिटायर जज लगाए जाएंगे, या पता नहीं क्या मैकेनिज्म बनाते हैं इनमें से,
उनसे अच्छा बच्चा होने का सर्टिफिकेट लिया जाएगा। यानी किस तरह चले मैं चाहूंगी ये हसन अयूब साहब जजेस जो है वाकई के फैसलों पे इतराज है, चले जैसे मंसूर शाह का इतराज है, तो उन जजेस के फैसले पे इतराज नहीं होगा। चलें ठीक है। आई नो हसन अयूब साहब यू वांट टू आंसर दिस जो खकवानी साहब ने पूछा, लेकिन मुझे अब मजबूरी है भाई, हमारा भी ज़मीर है कि हमें ब्रेक लेनी पड़ती है, तो मैं भी ज़मीर की आवाज़ पे ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक से वापस आते फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हसन अयूब साहब, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ क्या किरदार अदा कर सकती है, क्योंकि वो अनाउंस तो कर चुके हैं कि वो इसके खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। वैसे तो उन्होंने पहले भी ट्राई किया हुआ है, उसका कोई बहुत ज़्यादा जोर नहीं देखा हमने या इफेक्ट नहीं देखा हुकूमत पर या मौजूदा सेटअप पर, तो अब की बार क्या कुछ डिफरेंट हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई डोंट नो कि ये एहतजाज की कॉल्स क्यों दे रही है। मेरी आज एक बड़े दरीना जो कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पंजाब से उनका ताल्लुक है, मेरी उनसे बात हुई। वो कह रहे थे कि जी हम थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अच्छा। और अभी इसी वजह से हमारे पंजाब के जो लोग हैं, क्योंकि लीडर्स निकलते नहीं हैं, तो हम लोगों ने बड़ी मार खा चुके हैं, अब मजीद मार नहीं खानी। अच्छा, दूसरी जो बात कर रही थी ना कि आप पिछले दौर के फर्क और इस आज के दौर के हवाले से बात कर रही थी, तो इमरान खान साहब जो किरण नाज ने भी जिक्र किया कि वो उन्होंने खुद भी कन्फेस किया हुआ है, और जो पीटीआई के पास लियाकत थी असेंबली चलाने की, वो लियाकत जो है वो अब मौजूदा हुकूमत के को मुयसर नहीं है। तो ये बड़ा फर्क है। अच्छा। जो लियाकत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, वो लियाकत इनके पास नहीं है। अगर वो लियाकत होती तो फिर तमाम चीजें ऑटो पर खुद ब खुद जो है वो चीजें हल हो जाती हैं, फिर मसाइल खड़े नहीं होते। फिर ना नवाज शरीफ साहब को मिलने की जरूरत थी, ना जरदारी साहब को बैठने की जरूरत थी, ना मौलाना साहब को बैठने की जरूरत थी। यहाँ पर तो ये सियासी जमातें बैठकर मिलजुल कर बंद गली से रास्ता तलाश करना चाह रहे हैं, अपनी अपनी पोजीशन अपने अपने मौके पर भी कायम है और कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी शो कर रहे हैं। तो ये बुनियादी फर्क है माजी के दौर में और इस दौर में। लेकिन इसमें चले एक छोटा सा सवाल और ले ले, आपने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन फिर इसको भी एक्सप्लेन कर दें कि आपने कहा कि उस सेटअप में फ़र्क है, चले हम इसको इस तरह ही मान लेते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, चले इसी तरह मान लेते हैं। लेकिन हसन अयूब साहब, क्या गारंटी है, मैं कहती हूँ कि ये पैकेज हो गया, पास हो गया, हुकूमत की बल्ले बल्ले हो गई, जो वो चाह रहे थे वो हो गया, क्या गारंटी है कि ये जो चल रहा है अभी ये ऐसे ही स्मूथली अगले 5 साल का टेन्योर पूरा करते हुए चलेगा? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वाज, और इनफैक्ट ही स्टिल इज मोर एक्टिव देन तारड़ साहब जो कि वजीर कानून है, तो ये क्या इंटरेस्ट क्या है? नहीं, देखिए, बिलावल साहब जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिव नहीं है, ना ही मौलाना साहब सबसे एक्टिव हैं, बल्कि एक मोजिज जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, जो मौलाना से भी मिले, वो शायद बिलावल से भी मिले, और वो उनकी जो एक्टिविटीज हैं, नाम ले ले सर, नाम ले ले, आप नाम ले सकते हैं सर साहब। मैं मोजिज कह दिया ये काफी है, मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो ये मोजिदीन का जो है ना ये मिलना होता नहीं है, वो मिला नहीं करते होते, लेकिन यहाँ पर मोजिज जो है वो मिल चुके हैं, और मिलने के बाद अब उन्होंने कोशिश ये की थी कि किसी तरीके से जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है वो बरकरार रहे। लेकिन अब बात ये है कि इसके बावजूद भी बज़ाहिर मुझे सीनियरिटी प्रिंसिपल अल जहाद ट्रस्ट केस के तहत बरकरार रहता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो बज़ाहिर इतलात मौसूल हो रही हैं कि गवर्नमेंट और अपोजिशन यानी मौलाना फजल रहमान और जो हुकूमत है, इनके दरमियान जो पैनल है चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के लिए 3 जजेस का पैनल जो है उसके ऊपर इत्तेफाक हो चुका है। तो जब इस तरह का इत्तेफाक हो चुका तो फिर वो जितना उनकी एक्सरसाइज थी, जो एक मोजिज होते हुए उन्होंने मुलाकातें की हैं, तो फिर वो एक्सरसाइज अननेसेसरी एक्सरसाइज बन गई है। लेकिन बहरहाल हर इंसान की जो है कोशिश करना का हक है, लेकिन कुछ कोड ऑफ कंडक्ट भी होते हैं। अब मैं बतौर साफी मेरे कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, किसी पॉलिटिशियन का भी कुछ कोई एथिक्स है, कुछ वाबत होते हैं, तो इसी तरह मोजिजीन के भी कुछ। तो ये आपने वैसे मोजिजीन कह के आपने मोजिजीन कह दिए, तो अब कहाँ से आते हैं ये मोजिजीन? किरण साहिबा किधर को जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? लेकिन चले, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मुझे बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई डिफरेंस कर सकती है इस बार पैदा, बता सकती है कि हम हैं भाई, हम भी हैं? अच्छा, पहले मुझे अगर एक बात का जवाब देने दीजिए, क्योंकि हसन अयूब साहब ने मेरी बात का जवाब दिया था, तो वो मैंने साथ में ये भी कहा था कि बिलावल साहब मुसलसल कंसेंसस की बात कर रहे हैं, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वाकईतन अगर
इस हुकूमत को भी उसी तरह का सेम पेज, उस तरह का सेम पेज हासिल होता कि उनके लिए अरेंजमेंट खुद की जा रही होती, कॉल्स खुद की जा रही होती, तो आज हमें शायद ये वाली सिचुएशन नहीं मिल रही होती और ये 15 सितंबर को ही ये मामला फाइनलाइज हो चुके होते। लेकिन ये बहुत बड़ा जवाब है उन तमाम लोगों के लिए जो आज की हुकूमत को पिछली हुकूमत के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि आज भी शायद किसी किस्म का कोई उनको प्लेट में रख के उसी तरह से हुकूमत दी जा रही है। तो ये बात मैं अग्री करती हूँ हसन अयूब साहब की। जहां तक आप पीटीआई की बात कर रही हैं ना फरवा साहिबा, तो पीटीआई का सबसे बड़ा मसला ये कि उनके पास अभी कोई ऑप्शन, कोई चॉइस मौजूद है नहीं। जैसा कि मैंने मौलाना साहब का अपने आगाज में कहा था कि उन्होंने एक इखलाकी दबाव उनके ऊपर आ गया है कि जब पीपल्स पार्टी ने, जो कि कायदे आजम का ख्वाब कह रही थी इस आईनी अदालत को, वो अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हटे हैं। PMLN जो इस मामले को लेकर चल रही थी वो अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हटे हैं और आईनी बेंच पर आ गए हैं। और जो सबसे बड़ा मसला था, जो हमारे जो वकला हजरात हैं, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ था कि अगर ये आईनी अदालत का मामला हो जाता है तो उसके बाद क्या इस्तेहकाम हो जाएगा? किसी भी तरीके से आप कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा जोड़ जाड़ के आप किसी भी तरीके से इस अमेंडमेंट को कर लें, उसके बाद क्या इस्तेहकाम आ जाता? तो नहीं आता। ऑब्वियसली तमाम वकला बरादरी जो है वो खड़े हो जाते। लेकिन ये जो आईनी बेंच की इस्लाह आई है हमारे सामने, इसमें हमें ये चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर नजर आती है कि एक तरफ जो इख्तियारात का मामला हो रहा था, आईनी अदालत अगर अलग से बन जाती तो वहां पर कुछ सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के मामलात थे जो मुश्किल में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आईनी बेंच जो होगा, चीफ जस्टिस ही इसी को देख रहे होंगे और वहीं से ही उसी बेंच में से, यानी सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस में से 2 जजेस यहाँ पर तैनात होंगे। तो ये आईनी बेंच वाला जो है वो सूटेबल लगता है सुप्रीम कोर्ट को भी और बाकी लोगों के लिए भी। जहाँ तक पीटीआई का मामला है, तो पीटीआई के पास देखें ना, ऑप्शन कोई मौजूद नहीं है फरवा साहिबा। वो क्या करेंगे? उनके पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है कि वो रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज की कॉल दें। वो नहीं, ये ऑप्शन, ये तो हम अखज़ कर रहे हैं कि उनके पास ऑप्शन नहीं है। अगर मैं सिर्फ पीटीआई की बात कर रही हूं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, माजरत चाहूंगी, एक ब्रेक लेते हैं, फिर चले ब्रेक से जब वापस आते तो फिर हम इस पे बात करते हैं। आमिर खाकवानी साहब, किरण नाज साहिबा ने फरमाया ब्रेक पे जाने से पहले कि पीटीआई के पास ऑप्शन मौजूद नहीं है। ऑप्शन मौजूद नहीं है या फैज साहब मौजूद नहीं है? पीटीआई के पास ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन मौजूद नहीं है ना। इलेक्शन में उनको जो सीटें थी उनको दी नहीं गई, बहर उनके पास सीटें कम है, तो ये मसाइल तो सामने। मैं एक बात करना चाह रहा हूँ बीच में, जो मेरे ख्याल में बहुत अहम है वो बात। मेरे मालूमात के मुताबिक ये ठीक है कि जो अभी जो पैकेज आ रहा है सारा, उसमें 3 सीनियर जजेस का नाम आएंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है और मेरी मालूमात ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। अगर ऐसा ना हुआ तो वकला का बहुत एहतजाज, बहुत मसाइल होंगे। मौलाना फजल रहमान भी ये चाहते हैं कि बेशक वो 3 का आए, इस दफा जस्टिस मंसूर अली शाह बने और अगले बार जो हो फिर जो भी फैसला हो। और आपको पता है अगली बार क्या फैसला होगा। एक तो ये है, दूसरा जो भी आईनी बेंच होगा उसका तकर्रर चीफ जस्टिस के पास नहीं होगा, उसका तकर्रर जुडिशल कमीशन के पास होगा। अगर चीफ जस्टिस के पास अगर उसको तकर्रर जाएगा फिर मंसूर अली शाह नहीं बने। लेकिन उसको वो बैलेंस आउट भी कर रहे हैं ना, ऑपोजिशन के लोग भी डाल के बैलेंस आउट करने की तो कोशिश कर रहे हैं ना। नहीं, आप देखें, ये एक पूरा फार्मूला बनाया जाता है और उस पूरे फार्मूले में पूरी कोशिश होगी यकीनी तौर पर बड़ी समझदारी के साथ कि बेशक अपोजिशन के लोगों को नुमाइंदगी कर दी जाए उसमें, लेकिन मोनोपोली जो अक्सरियत हुकूमत की हो। सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी शायद बढ़ा दी जाएंगे, मतलब 6 जजेस होंगे उसमें। और फिर आप देखें एक जो पाकिस्तान बार कौंसिल का, जो इस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल कह रही है वकला की नुमाइंदा जिंदगी में, लेकिन इस वक्त वहां पे मेजॉरिटी है वफाकी वजीर आजम नजीर तारड़ के इंडिपेंडेंट ग्रुप की। 23 में से 17 लोग उनके हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल ने पिछले 1 साल से हर चीज में हुकूमत के साथ वोट दिया, यानी वो हुकूमत का ही वोट है। ये बड़ा टैक्टफुली किया जाता है, इसलिए बेवकूफ नहीं है कि अपोजिशन को अपोजिशन के हाथ में दे दी। ये चीजें अपने हाथ में रखी जाएंगी। वो ऑप्शन पे कमेंट कर दे, क्योंकि वक्त की कमी है, मुझे दोनों से एक लाइनर भी चाहिए। ऑप्शन तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन एक तो कल एहतजाज करने का है। अभी आप जब ये प्रोग्राम कर रहे हैं, स्पीकर चल रही है कि पंजाब हुकूमत ने कल यहाँ लाहौर में और जगहों में सारे स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी प्राइवेट अदालतें बंद कर दी। मैं ये कहना ही चाह रहा हूँ कि एहतजाज एक सियासी एहतजाज, जो वो धरने नहीं दे रहे, कोई लंबा नहीं कर रहे, वो तो हक है। लेकिन ऑप्शन मौजूद है ना खाकवानी साहब, वो अलग बात है, क़यादत मौजूद नहीं होती उनके पास। हसन अयूब साहब, पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा अगर ये कल पैकेज पास हो जाता है, या कमी आएगी कोई? वन लाइनर नहीं, इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बात ये जो कर रहे हैं कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी आइंदा चीफ जस्टिस होंगे, तो इस हवाले से कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो पैनल की बात आ रही है आईनी तरमीम में, तो फिर आइन में तरमीम जब हो जाएगी तो फिर आइन मुकद्दम होगा
फिर ये जुडिशियल कमीशन ने फैसला करना है कि किसको वो चीफ जस्टिस नॉमिनेट करते हैं, क्योंकि देखिए सीनियरिटी प्रिंसिपल जो खुद जो जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने उसको लाहौर हाई कोर्ट के मामले में छुट्टी पर भेज दिया था, तीसरे नंबर से जस्टिस आलिया तो यानी आप कह रहे हैं कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगी। किरण साहिबा, आप भी यही समझती हैं? फरवा, दो चीज़ें मैं मुख्तसर करके बताऊंगी, मुझे पता है कि आपको क्लोज करना है। अभी थोड़ी देर पहले अंसार अब्बासी साहब की खबर है कि मौलाना साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से रिक्वेस्ट की है हुकूमत से कि उनको चीफ जस्टिस बनने दें और उसके बाद जो आईनी तरमीम आ रही है वो उसके बाद लागू करें। अब मसला यहाँ पर ये कि जो और मुमकिन है कि ये जो मुतालबा उन्होंने रखा हो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर ही उन्होंने ये हुकूमत के सामने रखा हो। अब हुकूमत ने मानना है या नहीं मानना ये देखना होगा, क्योंकि जो हुकूमत से पीटीआई चाहती है वो ऑब्वियसली हुकूमत नहीं करेगी और जो हुकूमत चाहती है पीटीआई से वो पीटीआई नहीं करेगी। तो जो ऑप्शन की मैं बात कर रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि वो अपने कारकुनान को, अपने वोटर सपोर्टर को मोबिलाइज रखने के लिए एहतजाज की तरफ आए, धरनों की तरफ आए और अनारकी की तरफ आए। सिंपल इज दैट। लेकिन ये वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि उसका भी नतीजा नहीं है। लेकिन इस मैं माजरत चाहूंगी, वक्त खत्म हो गया, इसका नतीजा जो है वो कुछ निकलेगा नहीं। वो कहते हैं कि सेम एक्सपेरिमेंट से आप डिफरेंट नतीजा हासिल नहीं कर सकते, आपको एक्सपेरिमेंट चेंज करना पड़ेगा डिफरेंट नतीजे के लिए। बहुत शुक्रिया हसन अयूब साहब, किरण साहिबा और आमिर खाकवानी साहब, आप तीनों का। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।